नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। अब आप हो जाइए तैयार उन खबरों के लिए जिनका आपकी जिंदगी से डायरेक्ट कनेक्शन है। हिंदी न्यूज में पटियाल का परीक्षण सबसे अलग होता है और पब्लिक इंटरेस्ट में हर खबर का मकसद जनहित होता है। हम राजनीति भी नागरिक की भलाई के लिए कवर करते हैं, किसी नेता की बयानबाजी सुनाने के लिए नहीं। अब मैं आपको आज का मेन्यू बताता हूं। पटियाल का पहला परीक्षण 2024 के उस राजनीतिक घटनाक्रम से होने वाला है जिसका नाम हमने दिया है रणछोड़ दास। एनडीए और इंडिया में दरवाजे खुले हैं। एनडीए के ऑफिस में ड्रॉप लाइन प्लेसमेंट चल रही है। किसी भी दल से आओ, एनडीए का हिस्सा बन जाओ। इंडी अलायंस में क्या हो रहा है? दोहरा संकट। अगर लोग दल छोड़कर जा रहे हैं और जिन्हें कांग्रेस पार्टी चुनाव का टिकट दे रही है वो इलेक्शन लड़ने से मना कर रहे हैं। इसका फायदा बीजेपी के नेता उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट मत दो, क्योंकि अगर प्रत्याशी जीत भी गया तो नतीजों के बाद बीजेपी में शामिल हो जाएगा। आज ठाकरे खानदान के राज ठाकरे मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए। इसी ऐतिहासिक घटनाक्रम का महत्व आपको बताएंगे और चुनाव में पीएम की दक्षिण यात्रा का पूरा गणित भी आपको समझाएंगे। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की 30 लोकसभा सीटों के लिए एक बड़ा विचित्र और रोचक मुकाबला चल रहा है। केजरीवाल और बीजेपी के बीच चल रहा है। केजरीवाल कुछ घंटे पहले दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने ईडी के 9 समन को रद्द करने का केस किया। सुनवाई कल होगी। वहीं दूसरी ओर आज ही बीजेपी के संबित पात्रा ने इसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है कि केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा। चुनाव से पहले जेल के इस रहस्य का परीक्षण करूंगा और आप भी इसे जरूर देखिएगा। देश की राजधानी दिल्ली में 4000 मजदूर हड़ताल पर हैं। इसमें से ज्यादातर महिलाएं हैं। वैसे तो चुनाव में महिला वोटर की धूम है, लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुन रहा। ये एलमंड यानी बादाम बाजार के मजदूर हड़ताल पर है। मांग क्या है? मांग बड़ी जेन्युइन है। एक बोरी बादाम की छंटाई करके ये 12 क्वालिटी का बादाम निकालती हैं महिलाएं। इसकी कीमत 500 रुपए से लेकर हजारों रुपए प्रति किलो तक होती है। लेकिन बादाम के ग्रेडर और टेस्टर को इतना वैल्यू एडिशन करने के बावजूद फीस के नाम पर क्या मिलता है? पीनट्स यानी मूंगफलियां। आपके बादाम को कौन महंगा करता है ये भी समझिए और मेरे साथ ये नजरिया क्या है, गारंटी क्या है इस खबर की कि इन लोगों की सुनी जाएगी। ऐसी खबर आपको किसी और न्यूज प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे सीएए कानून का परीक्षण भी जरूर होगा। जानेंगे कि सीमित नागरिकता वाले कानून के खिलाफ दायर 237 केस का भविष्य क्या है। आज सबसे पहले चुनावी सीजन का पाला बदलकर पॉलिटिक्स का परीक्षण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव का टाइम टेबल आ चुका है, आप सब जानते हैं। 2 दिन बाद नामांकन भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन पार्टी और गठबंधन की अदला बदली जारी है। हर नेता, हर पार्टी अपना नफा नुकसान देखकर पोजीशन तलाश रहे हैं। दिल्ली में राजनीति की एक दुर्लभ तस्वीर सामने आई। अपनी ठसक के लिए चर्चित राज ठाकरे आज मुंबई से दिल्ली पहुंच गए। साथ में अपने बेटे अमित ठाकरे को भी लेकर आए थे। 5 तारा होटल में रुके बीजेपी के छोटे नेता वहां मिलने भी पहुंचे उनसे, लेकिन अमित शाह से मिलने के लिए राज ठाकरे को खुद चलकर शाह के पास आना पड़ा। राज ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पीले फूलों का गुलदस्ता दिया। इस ऐतिहासिक मुलाकात का निचोड़ यह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी अब एनडीए के साथ आने वाली है, क्योंकि बीजेपी और मनसे दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जरूरत की वजह क्या है ये आपको समझाएंगे हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह। महाराष्ट्र में मनसे का सिर्फ एक विधायक है, लेकिन राज ठाकरे के पास वोट बैंक कितना है? 2.5%। बीजेपी के लिए राज ठाकरे अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की काट है, जो बीजेपी के लिए हार्डकोर मराठी वोट की कमी को पूरा कर सकते हैं। राज ठाकरे ने 2 लोकसभा सीटें मांगी हैं, लेकिन उन्हें एक ही मिलने के आसार हैं या मिल सकती है, वो भी साउथ मुंबई की संसदीय सीट। राज ठाकरे का चुनावी रिपोर्ट कार्ड भले ही कमजोर है, लेकिन बीजेपी को 50% प्लस वोट का टारगेट पूरा करना है। इसीलिए महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पॉलिटिकल पोजीशनिंग बहुत जरूरी बन जाती है।
जिसका डर उद्धव गुट को अभी से सताने भी लगा है। रास्ता कहाँ जाए वो उनके ऊपर तय था। पहली बात ऐसी कि उनकी भूमिकाएं हर वक्त बदलती गई, खास करके ईडी की कार्रवाई के बाद उनका रवैया पूरा बदल गया। अब वो याद करो, वो लगाते थे, लगाओ रे वीडियो, तो उस वीडियो में कभी कभी शुरू में उन्होंने आदरणीय मोदी साहब की सराहना की, फिर बड़ी कड़ी आलोचना की। तो उनकी भूमिकाएं बदलती रहती है, कभी किसी भूमिका पे वो आग्रही या निग्रही नहीं रहे हैं। अब रही बात, ये महाराष्ट्र स्वाभिमान से जाना जाता है और भारतीय जनता पार्टी का अलग उद्दिष्ट है। उनका उद्दिष्ट है मराठी मतदाताओं में विभाजन हो जाए और उसके लिए वो चाहते हैं कि बार बार कोई नहीं, इसलिए उन्होंने उनके कुछ जो विधायक है उनके नाम कुछ घोषित नहीं किया था, लेकिन वो काम पे लगे थे, तो अभी तो मराठी थे, तो चाह तो देखा लोग उनके खिलाफ, लोग गुस्सा है बहुत उनके बारे में। अभी उनकी हालत ऐसी है कि क्या करे। वैसे डर तो शिंदे की सेना में भी है। इधर राज ठाकरे दिल्ली पहुंचे, उधर मुंबई में शिवसेना शिंदे के 13 सांसद एकनाथ के साथ मिलकर उनके घर पहुंच गए। उनको डर है कहीं उनमें से किसी की सीट पर राज ठाकरे उंगली न रख दें। वैसे टिकट तैयार होने में देरी भी उनको परेशान कर रही है और महाराष्ट्र में दोनों ठाकरे अलग अलग खेमों में नजर आने वाले हैं। यही तस्वीर बिहार और झारखंड में भी बन चुकी है। दो बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज में फूट के नतीजे सामने आने लगे हैं। आप दोनों परिवारों की ये तस्वीरें पहले देख लीजिए। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा हुआ, सहयोगी आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। सीट शेयरिंग में भतीजे चिराग को यानी पासवान साहब के बेटे को भाव मिला और चाचा पशुपति पारस साइडलाइन कर दिए गए। चाचा केंद्र की कैबिनेट में अब तक मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री पशुपतनाथ पारस ने नाराज होकर पद छोड़ दिया। अब पारस की पार्टी एनडीए भी छोड़ सकते हैं। बिहार में महागठबंधन के पशुपतिनाथ पारस को दरवाजे खोल दिए हैं, यानी आरजेडी की तरफ। दूसरी तरफ एक तस्वीर आप देखेंगे झारखंड सरकार के संरक्षक सोरेन परिवार की बड़ी बहू की है, जो पार्टी की विधायक हैं और राम उनका जो है वो बड़ा उस वक्त आया था जब हेमंत सोरेन के साथ ईडी की दिक्कत हुई थी। सीता सोरेन आज जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। परिवार पर ही साजिश का आरोप लगाया। पारस कह रहे हैं कि एनडीए में व्यक्तिगत अपमान हुआ और सीता कह रही हैं कि पार्टी में सम्मान नहीं हुआ। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। बहन सीता सोरेन जी का स्वागत करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के हमारी पूरी टीम के साथ आगे चलकर आदिवासी हित के कार्यक्रमों में पूरी शक्ति लगाएगी और आदिवासियों के विकास में अपना योगदान देगी, ये मुझे विश्वास है। अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था और इस तरह से क्यों हुआ दुखद है। हमारे पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सीट शेयरिंग उनकी पार्टी का नाम नहीं आया, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी कुछ बातें होंगी और किसी तरह से होंगी और हमको जो अभी समझ में आ रहा है कि एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ हैं। तो एनडीए में तो नाइंसाफी होती ही है। अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। इलेक्शन की तारीखें घोषित होने से पहले ही नेताओं में नई पार्टियों के सिलेक्शन की होड़ लग जाती है। अब मैं आपको कुछ और ऐसे आंकड़े दिखाऊंगा जो आपको रणछोड़ दास और पाला बदल की गंभीरता को सामने लाएंगे। करीब 2 महीने से कांग्रेस में 25 बड़े नेता बीजेपी में चले गए। बीजेपी के 3 बड़े नेता कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं की भीड़ देखकर बीजेपी के नेता अति उत्साहित हैं। वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। असम के मुख्यमंत्री
हेमंता बिस्वा शर्मा ने थोड़ी देर पहले एक बयान दिया है जिसमें वो कांग्रेस की कमजोरी को अपनी जीत का नैरेटिव बना रहे हैं। वो मजाक में कही जाने वाली बात को ही दोहरा रहे हैं कि वोट कहीं करो आएगा बीजेपी के ही पास। नैरेटिव के निर्माण को आप भी देख लीजिए। ভোট দিয়ে লাভ নাই, কারণ কংগ্রেসত যোন জিকিব এটা আকৌ বিজেপি জয়েন কৰি দিব। অন্য হয়, গতিকে কি লাভ হব কি ভোট দি? नेता पार्टी बदल रहे हैं, पार्टियां गठबंधन बदल रही हैं, पॉलिटिकल पिक्चर तेजी से बदल रही है। नए साथियों के आने से वोट का समीकरण कैसे बदल रहा है ये समझाएंगे आपको। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि उठापटक के बीच प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण भारत में शांति से क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 15 मार्च से दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। आज भी तमिलनाडु के सलेम में चुनावी सभा को संबोधित किया, केरल के पलक्कड़म में रोड शो किया। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कितनी ताकत लगा रहे हैं। मोदी के 400 पार नारे को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी ने तमिलनाडु में फुल प्रूफ तैयारी कर ली है। तमिलनाडु में पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि रामदास की पार्टी पीएमके, टीटीवी दिनाकरन की पार्टी एएमएमके और तमिल मनीला कांग्रेस जैसे छोटे छोटे दल एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा एक और दल एआईएसएमके का बीजेपी में विलय होना लगभग पक्का माना जा रहा है और एआईएडीएमके से निष्कासित पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं। यानी दक्षिण में एनडीए का कुंडवा और बीजेपी के लिए जमीनी तैयारी दोनों हो चुके हैं। इंडी अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। बीजेपी किसी भी दल और व्यक्ति को एनडीए में जोड़ रही है। इसके पीछे असली वजह क्या है? उस दल और उस व्यक्ति का वोट बैंक, यही वजह है। ज्यादातर जाति आधारित दोस्ती हो रही है। कैसे इसे तमिलनाडु के गठबंधन से आप ठीक से समझ जाएंगे। पीएम के नेता अंबुमणि रामदास बनियार जाति के आते हैं। तमिलनाडु में बनियार जाति का वोट बैंक 15% है। के अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं, गोंडर जाति से आते हैं। उनके 12% वोट है वहां पर। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष टी सुंदराराजन नडार, उनकी नडार जाति है। इसका वोट शेयर कितना है वहां पर? करीब 8% है। सुंदर राजन ने कल ही तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है, फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई है। टीटीवी दिनाकरन और पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम दोनों थेवर जाति से आते हैं। उनका वोट शेयर कितना है वहां पर? 10% है। इन चारों जातियों का वोट बैंक मिला दें तो कितना बनता है? 45% बनता है। मोदी इसी वोट बैंक को ट्रांसफर करवाने के लिए दक्षिण भारत के मिशन पर है और इसी तर्ज पर पूरे देश में तेजी से भर्ती अभियान भी चल रहा है। आपने एनडीए में चल रही हलचल तो देख लिया। 50% से ज्यादा वोट और 400 पार का लक्ष्य, ये दोनों मकसद है। इन्हें हासिल करने के लिए बीजेपी ने सहयोगियों की खुली भर्ती चालू कर रखी है। इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है ये भी आपको देख लेना चाहिए। राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मंथन कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 21 मार्च को इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान भी किया जाएगा। जीत का दावा बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रहे हैं ठोक बजाकर, लेकिन कांग्रेस के सामने चुनौती दोहरी है। पहला, सहयोगी दलों से सीट शेयरिंग का, और दूसरा, लड़ाई जो लड़नी है वो पहले मैदान छोड़ने वाले नेताओं की है। कई सीटों पर सहयोगियों से कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है। जो सीटें फाइनल हो चुकी हैं
उन पर कांग्रेस के प्रत्याशी पैर पीछे खींच रहे हैं। बढ़ती उम्र और खराब तबीयत के चलते सोनिया गांधी यूपी के परिवार की पुश्तैनी सीट जो है उनकी रायबरेली, उसको छोड़कर राज्यसभा जा चुकी हैं खुद। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे। वजह बताई गई है बढ़ती उम्र और प्रचार की जिम्मेदारी। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर की तबीयत खराब है, इसीलिए वो अमृतसर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ है, इसीलिए वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राजस्थान में भंवर जितेंद्र सिंह ने संगठन का काम गिनाकर खुद किनारा कर लिया चुनाव से। गुजरात में राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता को अहमदाबाद की सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, टिकट भी दे दिया, लेकिन पिता की खराब तबीयत होने के चलते वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हिमाचल में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह चुनाव लड़ने पर क्या कह रही हैं, इसे भी सुन लीजिए। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी मेरे साथ हैं। मैम, ये चर्चा है कि आप मंडी से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप सिटिंग सांसद हैं, क्यों आपने ये नहीं लड़ने? देखिए, अभी मैंने हाईकमांड से डिस्कशन करनी है इस मैटर पे। आई विल पुट माई कार्ड्स इन फ्रंट ऑफ देम, वो क्या डिसाइड करते हैं फिर। वजह क्या है मैम, आपके चुनाव न लड़ने की इच्छा? कोई बात नहीं, अभी मेरे पास प्रदेश की जिम्मेवारी भी है, मुझे 4 लोकसभा चुनाव में भी दौरा करना है। वो भी एक कारण है कि उस जिम्मेवारी को निभाऊं या अपनी पार्लियामेंट में ही कंसंट्रेट करूं। क्या इसके पीछे हिमाचल कांग्रेस की जो अंदरूनी सियासत है मैम, वो है इसके मुख्य वजह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव से पहले दल बदलने वाले नेता सुविधा की राजनीति करते हैं, वोटर इन पर विश्वास करके जुड़ता है, लेकिन ये पदल बदल लेते हैं और चुनाव से पहले या बाद में पार्टी का गठबंधन बदलना नैतिक नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी जीत की गारंटी जरूर बन जाता है। बीजेपी इस पॉलिटिकल माइग्रेशन को जीत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। इससे वोट बैंक और उसका प्रतिशत जो है वो भी बढ़ता है और जिताऊ प्रत्याशी भी मिल जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब 2024 चुनाव से पहले का एक बड़ा रोचक मुकाबला और उसका परीक्षण होगा। यह मुकाबला अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच है। इस मुकाबले की सबसे बड़ी खबर आज दिल्ली हाई कोर्ट से आई। लिकर स्कैम में ईडी के समन का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। अरविंद केजरीवाल ने सभी समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। कल इस पर सुनवाई होगी। ईडी अब तक केजरीवाल को 9 बार समन जारी कर चुकी है। केजरीवाल और ईडी के बीच समन वाली सियासी लड़ाई की वजह मैं आपको जरूर बताता हूं। असल में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में लोकसभा की 30 सीटें हैं। इनके लिए आम आदमी पार्टी मजबूत होने का दावा कर रही है। चुनाव की लड़ाई वोटर के बीच है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरती है और उन्हें जेल भेजना चाहती है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों से यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में गिरफ्तार होने वाले हैं। आज बीजेपी के संबित पात्रा ने इस पूरे विवाद को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। कैसे, बताएंगे आपको, लेकिन पहले कुछ दिनों के ऐसे 3 घटनाक्रम या घटनाएं देख लीजिए जो केजरीवाल के खिलाफ जेल के मुद्दे को बहुत हवा दे रही है। पहली चीज ईडी की प्रेस रिलीज है। यह दिल्ली शराब घोटाले के बारे में है। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की अरेस्ट के बाद यह प्रेस रिलीज जारी हुई है। इसमें आरोपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिखा हुआ है। प्रेस रिलीज में ईडी ने साफ कहा है कि कविता ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर दिल्ली लीकर पॉलिसी में बदलाव करवाए और इसके बदले में 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिए गए। ईडी की प्रेस रिलीज को आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल कहा। दावा यह किया कि प्रेस रिलीज तो राजनीतिक दल इशू करते हैं, वही जारी करते हैं, सरकारी एजेंसियां ये कब से करने लगी। आरोप ईडी पर थे, सवाल ईडी से पूछे गए थे, लेकिन ईडी की जगह जवाब देने कौन आया, इसका जिम्मा संभाला बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की ईडी से दूरी को मुद्दा बनाया। अब आप बीजेपी और आम आदमी पार्टी की इस जिरह को सुनिए, फिर 2024 चुनाव के इस पूरे और महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर हम आगे बढ़ेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट
आरोप पहले लगा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस कर चुकी है और कोई भी प्रमाण ना होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुकी है। तो कोर्ट में जज साहिबा क्या कहती है, मैं इस पे अभी दस्तावेजों के आधार पर स्टडी करके अपना जजमेंट दूंगी। यदि कोई जांच एजेंसी आपको समन करे और आप उस समन का सम्मान न करें तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ये सेक्शन 174 है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वो भी ऐसे आरोप को लेकर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुका है। ईडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन, अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक, मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है उनकी मान्यता का सम्मान नहीं करते। सीबीआई के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। आप कोई प्रमाण तो दिखाइए। अभी तक इन किसी भी मामले में कोई प्रमाण ना ईडी ना सीबीआई पेश कर पाई। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर जो घोर भ्रष्टाचार हुआ है उस पे एफआईआर हुई है। तूफान तो आ रहा है। भ्रष्टाचार आपने किया है तो तूफान तो आएगा। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि ईडी जांच कर रही है, सवालों के घेरे में अरविंद केजरीवाल है। उन्हें देश के कानून ने जो सहूलियत दी है उसका इस्तेमाल करके ही वो ईडी के पास पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसा रख दिया जैसे केजरीवाल समन के खिलाफ गलत तरीके से काम कर रहे हो। रही बात ईडी की प्रेस रिलीज की जिसमें 100 करोड़ रुपए के लेन देन का बात कही गई है, इसका जवाब भी आम आदमी पार्टी ने दिया है। इस पूरे आरोप को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी खारिज कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर को अपने जजमेंट में कंसिडर किया और ब्लैक एंड व्हाइट तौर पे कहा कि ईडी इस आरोप को साबित नहीं कर पाई है। तो ये प्रेस रिलीज के माध्यम से ऐसी सूचना देना यह दिखाता है कि ईडी का राजनीतिकरण हो रहा है और ईडी को राजनीतिक पर्पसेस के लिए यूज किया जा रहा है। जिन मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी ने दलील दी, वहीं मनीष सिसोदिया अब जेल में है। साल भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कल उनकी जमानत पर सुनवाई हुई थी जिसमें सीबीआई ने कोर्ट में कुछ ऐसा कह दिया जिसने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को और हवा दे दी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध तो किया ही, कोर्ट को यह भी बताया कि इस केस में आगे कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। कोर्ट में कही गई ये बात सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जंगल की आग की तरह फैली। कल ही सत्येंद्र जैन को 9 महीने बाद फिर जेल वापस जाना पड़ा, जो कोर्ट के आदेश पर इलाज के लिए जेल से बाहर थे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बातें जोरों पर हैं। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के पक्ष में सिर्फ 2 ही बातें हुई थी। एक, राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत और दूसरी, राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद संजय सिंह को शपथ के लिए जेल से संसद जाने की छूट मिली। अब मैं आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का इतना हल्ला आखिर है क्यों। असल में 6 महीने के दौरान ईडी केजरीवाल को 9 बार समन भेज चुकी है और पिछले साल 30 अक्टूबर को पहला समन भेजा गया था। 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, अरविंद केजरीवाल नहीं गए। इसके बाद करीब हर 2-3 महीने में दिल्ली के सीएम दफ्तर में या उसके पते पर ईडी के समन पहुंच जाते हैं। सिर्फ फरवरी में ही ईडी ने 3 समन भेजे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल तब भी नहीं गए। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में 16 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर पेश होना था, हुए भी, और फौरन ही 15,000 के मुचलके पर उनको जमानत भी मिल गई।
जिसके अगले ही दिन ईडी ने केजरीवाल को एक और समन भेज दिया। शराब घोटाले में 9 समन भेजने के अलावा ईडी के दिल्ली जल बोर्ड केस में भी समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को तलब कर लिया है। वैसे जल बोर्ड मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। यहां आपके मन में सवाल होगा कि बार बार समन को टालकर केजरीवाल अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं क्या देश के आम आदमी को कानून ऐसी सहूलियत देता है? इस सवाल का जवाब हमने कानून के जानकारों से ही जानने की कोशिश की। आप भी सुन लीजिए। रीजनेबल ग्राउंड से कोई अगर अवॉइड किए, एक आध दिन का मोहलत लिए तो वो ठीक है, लेकिन जब एविडेंस के लिए, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अगर इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज इनको समन कर रही है तो ज़्यादा दिन तक अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कानून में ये प्रावधान है कि अगर ज़्यादा अवॉइड करेंगे तो इनको अरेस्ट कर सकता है। समन के बाद अगर नहीं अपीयर रहते हैं तो इवन अंडर सीपीसी, सीआरपीसी और पीएमएलए एक्ट सब में वही प्रावधान है कि इनको वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेगा और वो अपने आप में एक ऑफेंस होगा। दिल्ली में शराब घोटाले पर सियासी और जुबानी लड़ाई की बात तो आपने जान ली, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हो क्या रहा है? बीजेपी क्यों केजरीवाल के खिलाफ जेल को मुद्दा बना रही है और आम आदमी पार्टी क्यों ईडी और सीबीआई को बीजेपी के पॉलिटिकल टूल बता रही है? इसकी वजह अब आपको समझाता हूं। केजरीवाल की पार्टी खुद को कट्टर ईमानदार बताती है तो बीजेपी खुद को करप्शन के खिलाफ सबसे बड़ा सिपाही होने का दावा करती है। आम आदमी पार्टी जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करती है। बीजेपी कहती है ईमानदार हो तो जांच से क्यों डरते हो? आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि बीजेपी किसी भी सूरत में केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है। बीजेपी जवाब देती है कि घोटाला किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। इस सब के बीच बात दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के लोकसभा की 30 सीटों की भी है, जहां बीजेपी को आम आदमी पार्टी के तौर पर नया कॉम्पिटिटर मिल गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को मिसा डबल डिजिट वोट प्रतिशत भी बीजेपी की चिंता की वजह है। वैसे सच्चाई यह भी है कि कानून अपना काम करता है, लेकिन राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए उसे मुद्दा बना लेते हैं। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल बादाम के आंसुओं का परीक्षण करेगा। आप सोच रहे होंगे बादाम के आंसू कहां होते हैं? बादाम में तो प्रोटीन होता है, शरीर को ताकत देने वाले तत्व होते हैं, लेकिन पटियाल आज आपको बादाम के आंसू ही दिखाएगा। हम सभी के घरों में बादाम होता है ना। बादाम के रामबाण फायदों के बारे में सबने खूब सुना है, आपने भी सुना होगा। पौष्टिकता के लिए आप बादाम खाते भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके घर तक बादाम पहुंचाने के लिए बादाम को छिलके से निकालने वाले, साफ करने वाले, ग्रेडिंग और टेस्टिंग करने वाले मजदूर इसकी क्या कीमत चुका रहे हैं? बताऊंगा। मिडिल क्लास के लिए पोषण का सबसे बड़ा साधन ड्राई फ्रूट्स ही होते हैं, इसमें भी बादाम टॉप पर होता है। लेकिन हमारे ही देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पेट की आग बादाम बुझा नहीं पा रहा है। वो दिन रात बादाम के ढेर के बीच में रहते हैं, लेकिन जो मजदूरी मिलती है उससे घर का चूल्हा भी नहीं जला पाते। आपको पेट भरने लायक मजदूरी भी नहीं मिल रही है। क्या करें ऐसे मजदूर? आज पटियाल आपको बादाम की पूरी यात्रा दिखाएगा। खेत से लेकर आपके घर तक पहुंचने में बादाम का दाम कितना बदल जाता है। आप उन महिला मजदूरों को भी देखेंगे जिन्हें बादाम को क्वालिटी वाली कैटेगरी में बांटने के लिए बहुत कम मजदूरी मिलती है। नेतागण भले ही महिला वोट बैंक के पीछे पड़े रहते हैं, फिर इन महिलाओं का दर्द कोई क्यों नहीं सुनता? अगर आप बादाम खाते हैं तो आपको यह भी जानना चाहिए कि इस बादाम की कीमत तो आप चुकाते हैं, लेकिन इसे महंगा कोई और कर रहा होता है। कौन है वो जो 100 रुपए किलो से कम वाले बादाम को हजारों रुपए किलो तक पहुंचा देता है? गौर से सुनते जाइएगा, बारी बारी से बादाम की महंगाई की बात कर रहा हूं मैं, मजदूरों की मजबूरी और मजदूरी का परीक्षण कर रहा हूं। लेकिन पहले दिल्ली में बादाम की ग्रेडिंग मतलब छंटाई करने वाली महिलाओं का दर्द देख लीजिए, जिसे हमने बादाम के आंसुओं का नाम दिया है। हमरे मुहावा में लागल बाटे दाग भाई जी,
आपके घर तक अच्छी क्वालिटी का बादाम पहुंचाने वाले करीब 5000 मजदूर दिल्ली के करावल नगर में पिछले 2 हफ्ते से हड़ताल पर हैं। मांग है मजदूरी बढ़ाई जाए। ये वही मजदूर हैं जो बादाम से छिलका अलग करते हैं, लेकिन बादाम की ग्रेडिंग करने वाले इन मजदूरों की कोई सुध लेने वाला नहीं। 2 रुपये किलो दे रहा है, 100 किलो 200 किलो छांटते हैं, 200 किलो में 400 तो होगा। जो बादाम छांटते हैं वो 1 किलो कितने का आगे बेचते हैं? वो बेचता कभी हजारों होता है, कभी 800 रुपये होता है। दरअसल फैक्ट्री मालिक दिल्ली के खारी बावली से बादाम की ग्रेडिंग के लिए स्टॉक करावल नगर से लेते हैं। बादाम को मशीनों में डालकर छीला जाता है। छीलने के बाद 23 किलो स्टॉक से 17 किलो बादाम निकलता है। महिला मजदूर बादाम को 12 क्वालिटी में बांटती हैं। बादाम के कट्टे को मशीन में डालने का काम पुरुष करते हैं। पुरुषों को इसके लिए 5 रुपए प्रति कट्टा मजदूरी मिलती है। बादाम की ग्रेडिंग का प्रति किलो खर्च करीब 4 रुपए है, जिसमें महिला मजदूरों की मजदूरी 2 रुपए प्रति किलो है। इसके अंदर बीज का मार्जिन 2, 4, 5 रुपए कट्टा हम लोगों को बच जाता है। हम 60 रुपए कट्टा वहाँ से लेके आते हैं। यहाँ से 5 का खाली कट्टा बिकता है, 15 का छिलका 80 रुपये हमें पड़ता है, जिसमें हम इनको 17 किलो माल निकलता है। 34 रुपये इनको साफ़ करने के देते हैं, 5 रुपये इस मशीन पर तोड़ाई वाले को देते हैं, 30 रुपये कट्टा भाड़ा लगता है। बाकी बचे इसमें से मजदूर, उतारने वाले, लादने वाले, बिजली का बिल, ठेकेदार, इनमें से हमको 4-5 रुपये कट्टा बच जाता है। हम ये चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा मत हो, जो हमको मजदूरी मांग है, जो मजदूरी दे दो। हम मांगने जाता है, पैसा मांगने जाते हैं, रोड पर पटक देता है, मारता है, साड़ी फाड़ देता है, पूरा बेपानी करता है, गुंडों लोग करता है। दाल वाला ही अलग करते हैं, सड़ी वाला ही अलग करते हैं, टुकड़ा उसका ही अलग करते हैं। उसमें सुइया निकलता है, जो छोटा छोटा छिल्ली अलग निकलते हैं, बड़ी वाली छिल्ली अलग निकलते हैं। उसमें मशीन में रह जाता है, जो छिलका वाला ही अलग निकलते हैं। 12 आइटम निकालने पड़ता है उसमें। महिला मजदूर को फैक्ट्री में 18 घंटे तक काम करना पड़ता है। 18 घंटे में अगर 100 किलो बादाम साफ हुए तो 200 रुपए मजदूरी मिलती है, तब जाकर घर का चूल्हा जलता है। बच्चे कभी भूखे रहेगा, कभी खाएगा, कभी हम भूखे रहेंगे, कभी बच्चे खाएगा, ऐसा रहना। मतलब 2012 से ही रोड पर थे, अभी भी रोड पे ही है। हमारे लोग तो कुछ है ही नहीं। फैक्ट्री मालिक मजदूरी बढ़ाने को तैयार नहीं, मशीनें रुकी हुई हैं। आशंका ये भी है कि अगर फैक्ट्रियों पर इसी तरह ताला लगा रहा तो क्या आपका बादाम और महंगा हो जाएगा? मजदूरों से बात हुई है हमारी, वो हमारे को इससे ज़्यादा पड़ता नहीं आ रहा। जो हमारा खर्चा होता है वो इससे ज़्यादा हमारे को फिर नुकसान होता है। तो जो उनको चाहिए था वो हम 2 रुपये किलो की दे रहे हैं उनको, इससे ज़्यादा हमारा पड़ता नहीं है। काम बंद हो जाएगा, साइड में चले जाएंगे हम लोग, नहीं होगा तो और कुछ रास्ता देखेंगे। बाकी इससे ज़्यादा कोई फालतू कर नहीं सकते हम रेट। मैंने सभी से विनती की थी कि आप लोग इसमें 25% बढ़ा लीजिए और 25% बढ़ा के आप लोग काम पे आ जाइए। उनके जो 4 लीडर हैं वो कहते हैं नहीं, हम पैसा अपनी मर्जी से बढ़वाएंगे और काम पे जो काम करना चाहते हैं उनको ये लोग जाना नहीं देना चाहते, उनको लोग मारपीट करते हैं, यहाँ पे हाय हुल्ला करते हैं। कोई आदमी अगर काम करना चाहता है उसको पकड़ कर रास्ते मारते हैं। ये बादाम छीलने वाले मजदूरों ने साफ कह दिया है, जब तक मजदूरी नहीं बढ़ेगी तब तक काम पर नहीं लौटेंगे। उन बादामों को छांटने वाली जो सबसे बड़ी आबादी है वो महिला मजदूरों की है, और वो महिला मजदूर लगातार ये काम करती हैं। काम के घंटे 12-12, 14-14 घंटे हैं। कभी 4 बजे भोर में इनको बुलाया जाता है। सीजन के टाइम में 16-16 घंटे से भी ज़्यादा काम करने को ये मजबूर होती हैं। पर इनकी जो मजदूरी है पिछले 12 साल से 1 पैसा भी नहीं बढ़ी है। बादाम छीलने वाले बादाम खा पाते हैं? नहीं खाने देते हैं। गलती से खा लेते हैं तो उससे भी पैसे काट लेते हैं, पीटना है भी उसका। बादाम की ग्रेडिंग प्रक्रिया में जुटे मजदूरों को ना तो खाने के लिए बादाम मिल रहा है और ना ही बादाम छीलने के लिए मजदूरी। दिल्ली की बादाम ग्रेडर महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें कम से कम 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मजदूरी दी जाए। ये महिलाएं बादाम को 12 तरह की क्वालिटी में छांटती हैं और इस क्वालिटी के आधार पर ही मार्केट में बादाम का दाम तय होता है। मतलब अगर छोटा बादाम है तो उसकी कीमत अलग होगी, मोटे बादाम है तो उसकी कीमत अलग होगी। बेशक सारा बादाम एक ही खेत में क्यों ना हुआ हो, एक ही जगह क्यों ना छटा हो, लेकिन कीमत अलग अलग होगी।
पटियाल का सवाल यहाँ ये है कि जब कस्टमर बादाम खरीदता है तो अलग अलग दाम चुकाता है, फिर करावल नगर की इन महिलाओं को, मजदूरों को वाजिब मजदूरी क्यों नहीं दी जा रही? आपको बादाम खिलाने वाली महिलाएं और वो मजदूर जीवन कब तक मूंगफली के सहारे चलाएंगे? 1 किलो बादाम की ग्रेडिंग करने पर महिला मजदूर को सिर्फ 2 रुपए मिलते हैं। दिन में 200 रुपए कमाती हैं। क्या बादाम का व्यापार करने वाले धन्ना सेठ इस बात का जवाब देंगे कि 200 रुपए में होता क्या है? और क्यों 12 साल से महिलाओं की मजदूरी नहीं बढ़ाई गई? वो बढ़नी चाहिए। इतने साल में तो किसी का भी दाम बढ़ जाता है, बादाम का भी बढ़ा होगा। जबकि इस दौरान बादाम के जो दाम हैं, अगर हम उनकी तुलना करें तो वो फर्श से अर्श पर गए हैं। किसान से बादाम के व्यापारी महज 70-80 रुपए किलो के हिसाब से खरीदते हैं। इसमें खेत से फसल उठाने का खर्चा, पैकिंग का खर्चा, गोदाम में रखने का खर्चा ये अलग होता है। इसके बाद अलग अलग इलाकों में बादाम को ट्रांसपोर्ट करने पर भी खर्च आता है। फैक्ट्री में ग्रेडिंग मतलब बादाम की छंटाई का खर्चा करीब 4 रुपए तक आ जाता है। ये सब जुड़ने के बाद बाजार में बादाम की होलसेल कीमत कितनी होनी चाहिए? करीब 580 रुपए तक पहुंच जाता है। अगर रिटेल की बात करें तो दुकानदारों पर बादाम करीब उनको 700 रुपए किलो बेच रहे हैं, बेचा जाता है। हमारे देश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और महाराष्ट्र में बादाम की उपज होती है। देश में बादाम का घरेलू उत्पादन सिर्फ 11,000 मीट्रिक टन का है। 2,33,000 मीट्रिक टन बादाम दूसरे देशों से आयात होता है। हमारे यहाँ ईरान से भी बहुत आता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल के आखिर तक भारत में 8,302 करोड़ रुपए का अमेरिकी बादाम आयात किया जाएगा। हमारी संवाददाता मदीहा खान ने दिल्ली की खारी बावली मार्केट में बादाम के दाम की पड़ताल की। ये आपको जरूर देखनी चाहिए। बादाम को लेकर जब हम दिल्ली की खाड़ी बावली पहुंचे, यहाँ पहुंचना इसलिए जरूरी था क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मसाला मार्केट या फिर ड्राई फ्रूट मार्केट इसे कहा जाता है। तो यहाँ जो शख्स बैठे उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्श है। अर्श, मुझे ये बताइए कि मार्केट में या आपकी शॉप में कितने तरह के बादाम इस वक्त मौजूद? हमारे पास इस टाइम 20+ वैरायटी है बादाम की। 20 से ज्यादा वैरायटी बादाम की, बहुत ज्यादा है। और कितने रुपए से कितने रुपए तक बादाम रिटेल में बिक रहा है? 640 से स्टार्टिंग है और उसके एंड है 4000 तक। बादाम का प्राइस डॉलर पे चलता है। बादाम इंडिया का इंडिया का बादाम नहीं आता। बादाम सारा अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ईरान, अफगानिस्तान यहाँ से आता है, तो वहाँ की करेंसी के हिसाब से चलता है बादाम। दाम डॉलर के हिसाब से चलता है, लेकिन मजदूरी किस तरह से मिलती है? 2 रुपए प्रति किलो। देखा आपने, 700 रुपए से लेकर 4,000 रुपए तक का बादाम बेचा जा रहा है बाजार में। दावा किया जाता है कि जैसी क्वालिटी वैसा दाम होगा। अरे भैया, ग्राहक से अगर आप जमकर मुनाफा कमा रहे हैं तो बादाम की ग्रेडिंग करने वाली महिला मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? जरा सोचिए, उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। बादाम टेस्टर का मुकाम तो आपने देख लिया। 12 साल बाद भी 2 रुपए किलो मजदूरी करने को मजबूर है। लेकिन क्या आपने हमारे देश की कॉफी, टी और वाइन टेस्टर जो होते हैं उनकी कमाई जानते हैं आप कितनी है? चलिए आपको वो भी बताते हैं। काम उनका भी ले देकर ऐसा ही होता है। देश में कॉफी और चाय की टेस्टिंग ग्रेडिंग करने वालों को 25 से 75 रुपए, यानी अगर हम उससे बांट लें तो महीने की 1000 यानी 25 से 75,000 रुपए तक सैलरी मिलती है। बादाम और कॉफी यानी टी वाइनर टेस्टर की सैलरी का अंतर इतना क्यों है? ये अंतर खत्म होना चाहिए। दिल्ली की महिला मजदूरों को उनका हक जरूर मिलना चाहिए। अब मैं CAA कानून का छोटा सा परीक्षण करूंगा। आज इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। यहां कानून के खिलाफ, जो ये कानून बनाया गया CAA, इसके खिलाफ 237 याचिकाएं हैं। कानून लागू होने के बाद 20 और मुकदमे दायर हो गए हैं। CAA कानून के खिलाफ कोर्ट पहुंचे लोग चाहते हैं कि आज ही इस कानून को स्थगित कर दिया जाए, मतलब रोक लगा दी जाए इस पर। लेकिन सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि इतनी बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल हुई हैं, उन्हें पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, उसके बाद ही कोई जवाब दिया जा सकता है। कोर्ट ने सरकार को राहत दी। विरोध करने वालों से कहा कि अभी हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। केस की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होनी है। जैसा कि अब सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले माइनॉरिटी को भारत की नागरिकता देने के लिए CAA कानून बना है। लेकिन इसका विरोध करने वाले कह रहे हैं कि ये कानून धार्मिक आधार पर नागरिकता देता है।
जो कि संविधान के खिलाफ है। इसीलिए इस पर रोक लगा देनी चाहिए। चारों ओर चुनाव का जोर है, इसीलिए हर जगह मोदी मोदी का शोर है। इसी माहौल में महाराष्ट्र की एक अनोखी लिपि बहुत चर्चा में है। कारण है इस लिपि का नाम। लिपि का नाम है मोडी। चुनाव प्रचार के लिए ये किसी मोदी समर्थक का आविष्कार नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक लिपि है। मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के वक्त इस लिपि का इस्तेमाल होता था। तो आप कहेंगे कि अचानक ये कहां से सामने आ गई है? तो हुआ यूं कि जब मराठा आरक्षण आंदोलन चल रहा था तो कोर्ट और सरकार के सामने कई तरह के पुराने दस्तावेज रखे जा रहे थे। काफी पुराने पेपर्स की लिपि अलग अलग थी। तो इसे समझने के लिए इसकी जांच हुई तो मोडी लिपि के बारे में पता चला। अब महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक स्कूल में इस लिपि को लेकर एक अनोखा प्रयोग चल रहा है। आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हो या फिर पटियाल के इस परीक्षण को जरूर देखें, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि एक इनोवेटिव टीचर बच्चों की जिंदगी में कितने बड़े बदलाव ला सकता है। बच्चों की स्लेट पर लिखी इस लिपि का नाम है मोडी लिपि। ये वो प्राचीन लिपि है जिसका इस्तेमाल सैकड़ों साल पहले मराठा साम्राज्य में होता था। अब उसी मोदी लिपि को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव के स्कूल ने फिर से जिंदा कर दिया है। पहले मुझको मोडी लिपि ये क्या थी यही समझने में नहीं आती थी। हमारे दादा सर ने हमको मोडी लिपि के बारे में कुछ समझाया। अब मुझे मोडी लिपि पढ़ना लिखना, मुझे अब वाक्य है बनवाने आता है। मुझे अब पुराने जमाने के तो छोटे छोटे पत्र ही वाचने आता है। हम अभी अच्छे तरीके से मोडी लिपि लिखना और पढ़ना आता है। इसका मुझे भविष्य में बहुत फायदा होने वाला है। इसका मुझे बहुत आनंद वाटता है। इस प्राथमिक विद्यालय में दूसरी से चौथी कक्षा के करीब 35 छात्रों को मोदी लिपि पढ़ाई जा रही है। इसमें छात्रों को हर रोज 3 से 4 अक्षरों का अभ्यास कराया जाता है और 2 से 3 महीने के भीतर छात्र अच्छी तरह से मोदी लिपि पढ़ना और लिखना सीख जाते हैं। बच्चों को किताबों के साथ साथ मोडी लिपि सिखाइए। मुझे लगता है कि सब स्कूल में ऐसा होना चाहिए। ये बात मुझे अच्छी लग रही है कि बच्चों को टीचर ने मोडी लिपि सिखाई है। ये स्कूल के प्रधानाध्यापक बालाजी जाधव और उप शिक्षक शेषबा नार्ले के प्रयासों की वजह से हो सका है कि विलुप्त हो चुकी मोडी लिपि को फिर से जिंदा किया जा रहा है। मोडी लिपि की एक खास बात है, वो ये कि इसमें शब्दों को तोड़कर लिखा जाता है। वैसे देवनागरी और मोडी लिपि में कई समानताएं हैं, वहीं मराठी के ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेजों में भी इसी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मराठी क्रिया मोडेन से लिया गया है, इसका अर्थ है झुकना या टूटना। सर्वप्रथम स्मार्ट बोर्ड वरती आम्ही त्याचे व्हिडिओ दाखवायचो, त्याच्यानंतर फलकावरती मी त्याच पद्धतीने मुलांना एक एक अक्षर लेखन आणि वाचन या गोष्टी करून दाखवायचो। मग त्याच्यानंतर विद्यार्थी स्वतः पुढे येऊन ते अक्षर वाचायला लागले। त्या अक्षरापासून आम्ही साधे शब्द लिहायला लागलो आणि मग विद्यार्थी मराठी शब्द लिहून त्यापासून मोडी शब्द तयार करतात आणि स्वतःच्या वहीमध्ये सुद्धा विद्यार्थी सर्व अक्षरे
शब्द आणि त्याच्या पुढच्या टप्प्यात जाऊन मग आम्ही काना, मात्रा, वेलांटी, उकार हे मोडी लिपीचे सर्व घटक भाग विद्यार्थ्यांना शिकवल्यानंतर विद्यार्थी अक्षरांकडून कानाचे शब्द, मात्र्याचे शब्द, वेलांटीचे शब्द आणि छोटे छोटे 2 अक्षरी, 3 अक्षरी, 4 अक्षरी शब्द लिहू लागले आणि त्याचं नुसतं लेखनच नाही तर वाचन सुद्धा विद्यार्थी करू लागले आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही छोट्या छोट्या वाक्यांकडे वळलो आणि मग छोटी छोटी वाक्य वाचन करणे, लेखन करणे आणि पुढच्या टप्प्यामध्ये विद्यार्थी ऐकून सुद्धा मोडीचे वाक्य लिहू लागले. तर यामुळे विद्यार्थ्यांना इतिहासातलं संशोधन करण्याची संधी भविष्यात मिळणार आहे, अनुवादक म्हणून करिअर करण्याची संधी मिळणार आहे, पुस्तकी शिक्षणासोबत एक वेगळं कौशल्य शिकवण्याची संधी शिक्षक म्हणून मला प्राप्त होती, याचा मला मनापासून आनंद होतो. मोदी लिपि 700 साल पहले पेशवाओं द्वारा लिखे गए कागजातों में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन देवनागरी के इस्तेमाल और नई शिक्षा पद्धति की वजह से यह लिपि विलुप्त होती चली गई, जिसे अब एक बार फिर जिंदा करने की कोशिशें चल रही हैं. पब्लिक इंटरेस्ट में अब मैं उन सवालों का परीक्षण करूंगा जो देश के आम मतदाता को परेशान कर रहे हैं. पब्लिक इंटरेस्ट में मतदाता की उलझन दूर करने का काम अजातिका सिंह ने किया है. आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए, अपनों के साथ शेयर भी कीजिए. राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 25 मई को चुनाव होने वाले हैं. वो लोग जिनका वोटर लिस्ट में अभी नाम नहीं है, और क्योंकि दिल्ली के चुनावों में काफी वक्त है, छठे फेज में चुनाव होने हैं, तो क्या उन लोगों के लिए स्कोप है अपने नाम को ऐड कराने का या एडिट कराने का? ऐसा कोई स्कोप अभी बचा है? अभी भी कंटिन्यूअस अपडेशन चालू है. जैसा मैंने आपको बताया था, जनवरी में फाइनल पब्लिकेशन हो गया इलेक्टोरल रोल का, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यूअस अपडेशन है. बल्कि आपको जान के हैरान होगी, इस पीरियड में जब फाइनल पब्लिकेशन के बाद इतना तेजी से एप्लीकेशंस आ रहे हैं हमारे वेबसाइट पे या अलग अलग माध्यम से, करीब 3 लाख नया एप्लीकेशन आया हुआ है फॉर्म 6 जो वोटर बनने के लिए, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है और अभी भी लोग कर सकते हैं. कौन सी तारीख तक कर सकते हैं सर? आखिरी लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नया वोटर बनने के लिए जो फॉर्म भरते हैं उसको 7 दिन का नोटिस पीरियड देना होता है. तो जो लास्ट डेट नॉमिनेशन जो फॉर्म भरता है उसका डिस्पोज नहीं होगा, इसलिए 10 दिन पहले नॉमिनेशन, लास्ट डेट नॉमिनेशन से 10 दिन पहले जो भी फॉर्म्स भरा हुआ है वो सब डिस्पोज हो जाएगा और उसका एक सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट बनेगा. वो और फाइनल लिस्ट दोनों मिला के एक इंटीग्रेटेड फाइनल रोल बना देंगे. लेकिन माइग्रेशन जो है, अगर आप शिफ्ट कर दिया एक जगह से, पुरानी जगह से नया जगह पे चला गया, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में या दूसरी पोलिंग स्टेशन का एरिया में, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं. वो भी सेम प्रोसेस है जो आप 10 दिन पहले, नॉमिनेशन लास्ट डेट के 10 दिन पहले तक आप अप्लाई करके चेंज करा सकते हैं. पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही. अब मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. अब आपसे कल रात 9 बजे होगी मुलाकात. मुझे दीजिए इजाजत. शुभ रात्रि.